मेरा बेटा नशा करता था। एक रात 15 साल की लड़की को उठाकर घर ले आया। जब मैं अपने बेटे पर चिल्लाई तो वह उसे छोड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया और कुंडी लगाकर मेरे साथ। पति जैसा भी हो, बीबी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। वह जब ना रहे तो औरत की ज़िंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। लेकिन मैं वह बदनसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही बेटा है। वह अंधेरी रात मैं कैसे भूल सकती हूँ जब मेरे बेटे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी चाही। रोहित मेरा 22 साल का बेटा था। घर का अकेला ही कमाने वाला था और पूरी जायदाद का वारिस भी था। मेरे पति के देहांत को बस कुछ ही महीने गुजरे थे कि वह एक रात एक लड़की को अपने साथ घर ले आया और कहने लगा कि मुझे उससे शादी करनी है। और फिर वह मंजर सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोहित मेरे पति की इकलौती औलाद थी, इसलिए मेरे पति ने उसके अब तक सारे लाड़ उठाए थे। इसलिए खुदगर्जी और बदतमीज़ी उसकी रग रग में कूट कूट कर भरी थी। वह मुझसे कभी भी तमीज़ से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति उसे सिखाता आया कि तुम मेरी जायदाद के अकेले वारिस हो। अगर कच्ची दिमाग में बार बार बच्चे के मन में एक ही बात बोली जाए तो वह खुद भी खुद उसके अंदर ये सारी बातें खुदगर्जी के तौर पर आ ही जाती हैं। रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह अपने आप को पूरे घर का मालिक समझता था और पूरे घर में यूं रहता जैसे वह मालिक है और मैं उसकी नौकरानी। मुझे नहीं याद कि उसने मुझे कभी माँ कहकर पुकारा हो। मेरा नाम मधु है और वह मुझे मधु ही कहकर पुकारता था। पहले पहले जब उसने मुझे यह कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरा पति मुझे इसी नाम से पुकारता है, तो इसलिए रोहित की जुबान पर भी यही नाम चढ़ गया होगा। मैंने फ़ौरन उसे टोक दिया कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे माँ कहा करो। लेकिन वह 6 साल की उम्र में भी बहुत ही बदतमीज़ किस्म का था। कहने लगा, नहीं, मैं तो तुम्हें मधु ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उसका लहजा बहुत ही भद्दा और बदतमीज़ सा लगा। मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरे पति उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और रोहित स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। मैं उसे नाश्ता बनाकर देने लगी तो कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद। उसकी इस बदतमीज़ी पर मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे माँ कहा करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वह कहने लगा, मधु हो तुम और मैं तुम्हें हमेशा ही मधु कहकर पुकारूंगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम मुझे तड़पा के रख देगा। वह रोने लगा। इस वक्त मेरा पति कमरे से बाहर निकला। रोहित से रोने की वजह पूछने लगा तो रोहित ने मेरी तरफ इशारा कर दिया और कहने लगा कि इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा कि यह मुझसे बदतमीज़ी से बात कर रहा था, मुझे माँ के बजाय मधु कह रहा था। मेरी बात मेरे पति ने पूरी सुनी भी नहीं और जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वह मेरा हाथ पकड़े मुझे किचन में ले गया, गैस जलाया और जलती हुई गैस पर मेरा हाथ रख दिया। मैं बुरी तरह से बिलबिला उठी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे पति को मुझ पर तरस ना आया। यह सब देखकर रोहित हंसते हुए बोला और ताली बजाने लगा। मेरे पति ने मुझसे कहा, खबरदार जो तुमने दोबारा रोहित पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पति ऐसी हरकत भी मेरे साथ कर सकता है, वह भी एक बच्चे के लिए। अपनी बीवी को बच्चों के सामने अहमियत नहीं देगा तो वह क्यों इज्जत करेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और आखिरकार रोहित 12 साल का हो गया और उसकी खुदगर्जी और भी परवान चढ़ गई थी। वह स्कूल से आता, मैं खाना तैयार करके रख देती थी, क्योंकि अगर ज़रा भी देर हो जाती तो वह तूफ़ान खड़ा कर देता था और घर में हंगामा मचा देता था। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था। मुझे कोई काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं पका सकी थी। कल की सब्ज़ी मौजूद थी। मैंने सोचा कि आज वही रोहित को मैं दे दूँगी, खा लेगा। लेकिन जब स्कूल से रोहित वापस आया तो मैंने बड़ी मुश्किल से ही उसके लिए रोटियां बनाई थी। वह सीधा किचन में आ गया और मुझसे कहने लगा, मधु, रोटी नहीं बनाई अभी तक? न जाने तुम कितनी सुस्त और कमज़ोर हो। मैंने कहा, मुझे सुबह से ही बुखार है। मैंने खाना टेबल पर रख दिया।
लेकिन कल वाली सब्ज़ी देखकर उसने खाने की प्लेट पकड़ी और ज़ोर से फर्श पर दे मारी। बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो क्या? मैंने कहा, मुझे सुबह से ही बुखार है, मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा है, मैं बुखार में अभी भी तप रही हूँ। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था, लेकिन रोहित कहने लगा, यह ड्रामा मेरे सामने मत करो और चलो खाना बनाओ। वो बहुत बदतमीजी से बोला था। मैं उसकी बात पर कांपने लगी। मुझे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वह चिल्लाता रहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि नए सिरे से मैं उसके लिए नया खाना बनाती। मेरा पति अभी अपने ऑफिस से शाम को ही वापस लौटता था, लेकिन आज शायद रोहित के फ़ोन करने पर वह जल्दी आ गया था। उसने शायद उनको फ़ोन पर शिकायत लगा दी थी। मैं उस वक्त बुखार में बेसुध पड़ी सो रही थी। वह जब आया और मेरे बाल पकड़कर झटके से उठाकर बोला और बैठा दिया। कहने लगा, बदतमीज़ औरत, तुझे मैं इसलिए शादी करके लाया कि तू मेरे बच्चे को भूखा रखेगी। यह कहकर वह मुझे बालों से पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था, सर चकरा रहा था, घबराहट हो रही थी। मैं भी घसीटते हुए पति के साथ चली गई और बड़ी मुश्किल से बोली कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझे तो चला भी नहीं जा रहा, मैंने खाना भी नहीं बनाया है। मगर रोहित को सिर्फ इतना ही बोल पाई थी कि तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि पति ने मुझे और बोलने का मौका ही नहीं दिया था। और फिर गर्म तवे पर मेरे हाथ रखकर मेरे चेहरे पर एक के बाद एक मेरा पति थप्पड़ मारने लगा। मैं दर्द से तिलमिला उठी थी। बुखार तो मुझे पहले ही था, अब दर्द की टीस पूरे बदन में फैल चुकी थी। मगर जब पति ने मुझ पर हाथ उठाया और पूरा बदन दर्द करने लगा तो मैं बेहोशी हो गई। उसके बाद पति कितनी ही देर मुझे मारता रहा, पीटता रहा, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। आँख खुली तो देखा कि मैं यूं ही किचन के फर्श पर पड़ी रही। मेरे हाथ जले हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। बुखार अभी भी था, मगर उसके बावजूद भी रेंगते हुए उठकर पीछे दीवार से टेक लगाकर मैं बैठ गई। रात को न जाने कौन सा समय था, तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई थी। तो वह चलता हुआ मेरी किचन में आया और आकर मेरे सामने एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाकर कहने लगा, जब नौकर मालिक की बात न माने तो उसका यही अंजाम होता है। मुझे रोहित से उस दिन से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। मुझे उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं था, मगर उसके बावजूद मैं कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह इस घर का मालिक था। यही तो वह सुनता आया था, यही तो वह सुनता रहता था। उसने तो अपनी माँ की ज़रा भी इज्जत न रखी थी। पति ने मुझसे अगले दिनों तक कोई बात ही नहीं की और ना ही मुझे दवा ला कर दी। मैं घरेलू ही तरीके से अपनी तबीयत ठीक करने लगी। उसके बाद हालात चाहे जो भी रहे हों, मैं रोहित की बात को कभी भी खाली नहीं जाने दिया करती थी। उसके लिए ताज़ा खाना बनाया करती और उसकी हर बात को खामोशी से सहा करती थी। मगर उसके बावजूद उसका रवैया दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा था। पति ने पति ने भी अब मुझसे बात करनी बंद कर दी थी और रोहित से बहुत प्यार करते थे और मुझे हर वक्त गुस्सा करते रहते थे कि जो रोहित कहे वही करो, उसके हुक्म का पालन करो और उसके हुक्म के खिलाफ मत जाना। मेरी अब यही कोशिश रहती कि बाप बेटे को शिकायत का मौका ना दूं। मेरी सारी हसरतें तो जैसे दिल में ही दफन हो चुकी थी। रोहित 15 साल का हो चुका था और वह समझदार था, मगर उसकी नफ़रत और बदतमीज़ी तो जैसे आसमान तक पहुंच चुकी थी। एक रोज़ वह घर पर ही था। आज उसने स्कूल से छुट्टी की थी। मैं जब उसके कमरे के बाहर गई तो मुझे अजीब सी बदबू आने लगी। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला और उसके हाथ में सिगरेट भी थी। वह भी बेफिक्र होकर सिगरेट के कश लगा रहा था। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल चुकी थी। 15 साल के लड़के के हाथ में सिगरेट। मैंने आगे बढ़कर रोहित के हाथ से सिगरेट छीन ली और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हो। आने दो तुम्हारे पापा को, आज बताती हूँ। मगर रोहित ने तो हद ही पार कर दी थी। वह गुस्से से उठा और मेरा हाथ पकड़कर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं तो बड़ी हैरत में पड़ गई थी। वह मेरा बेटा था और अपनी माँ पर हाथ उठा चुका था। मैंने हैरानी से रोहित की तरफ देखा और बोली, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो।
वह मुझे धक्का देकर बहुत ही गुस्से से कहने लगा, चल चल निकल यहाँ से, तू मेरी माँ नहीं है, सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी है जिसे मेरा बाप झोपड़ी से उठाकर लाया था ताकि वह इस घर की साफ सफाई कर सके और मेरा कहना मान सके। दोबारा खुद को मेरी माँ कहा तो इससे बड़ा हसर कर दूंगा। उसके मुँह से सुना तो मुझे अपना वजूद बेमतलब सा लगने लगा था। मैं हैरान थी कि आखिर वो मेरे बारे में कह क्या रहा है। मैं रोने लगी और खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आई। हाँ, यह सच था कि मैं उसकी सौतेली माँ थी, मगर थी तो माँ ही ना। मैंने उसे पाल पोस कर इस उम्र तक पहुँचा दिया, मगर आज बेइज्जत कर दिया। आज इस मालिक ने मुझे मेरी असली हैसियत याद दिला दी थी। शाम को जब रोहित के पापा आए तो मैंने रोहित की हरकत के बारे में उन्हें बताया। रोहित तो उनके सामने साफ मुकर चुका था और कहने लगा कि बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह जानबूझकर मुझे बस आपकी नज़रों में गिराना चाहती है, वरना मैं सिगरेट क्यों पीऊँगा। रोहित के पापा को कुछ शक हुआ। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी भी ली, मगर वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझ पर ही चढ़ गए और बात सुनाते हुए कहने लगे कि अगली बार मेरे बेटे के खिलाफ बात करने से पहले 1000 बार सोचना, वरना मैं तुम्हें अपने बेटे की देखरेख के लिए लाया था और फिर तुम्हें इस घर से निकालने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगेगी। मैं करती भी क्या, रोहित को उसके हाल पर छोड़ देती। ये सब देखकर भी खामोश रहना पड़ा और वक्त यूं ही तेज़ी से गुजरता गया। उसकी बदतमीज़ी में ज़रा भी नहीं फ़र्क आया था और अब रोहित बड़ा होता गया। वह तो मुझे तू कहकर बुलाया करता था और कभी कभी तो नौकरानी भी कहकर मुझे अपने सारे काम करवाता। पति को भी अब मुझसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नौकरानी बनकर ही रह चुकी थी। लेकिन एक दिन रब ने मेरी सुन ली। रोहित 16 साल का था कि जब मैं उम्मीद से हो गई। उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी गोद भर गई थी। मेरा अपना बच्चा अगर हो जाता तो शायद पति के दिल में, यह सोचकर मैं खुश हो गई थी। यह खबर सुनकर मेरा पति भी खुश हो गया था। उसका रवैया भी मुझसे अच्छा हो गया था। लेकिन यह बात रोहित से बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन मैंने भी परवाह नहीं की। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह इस कदर जलता है। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा देकर दिया था, लेकिन फिर भी मैं खाना खुद ही बनाती थी। एक दिन दोपहर के बाद मैंने सोचा कि रात के लिए खाना बना लूं, लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई तो बुरी तरह से मेरा पैर फिसला था और अगले ही लम्हे मैं मुंह के बल बहुत ज़ोर से गिरी थी, क्योंकि किचन में सर्फ वाला पानी गिराया गया था। मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं चिल्लाने लगी जब रोहित हंसता हुआ किचन में दाखिल हुआ और कहने लगा, तो अपने खून को मेरी जायदाद में हिस्सा बनाना चाहती थी, आज मैंने वह भी ख़त्म कर दिया। यह सब कुछ सिर्फ मेरा है और किसी को मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मैं रात तक वहीं रोती तड़पती रही। रोहित घर से बाहर चला गया। जब मेरा पति घर आया तो मुझे देखकर डॉक्टर के पास ले गया। मेरा बच्चा ख़त्म हो चुका था। मैं बहुत रोई, लेकिन उसका इल्ज़ाम भी पति ने मुझ पर ही डाल दिया कि मैंने किचन धोने की कोशिश की तो मैं गिर गई। यह बात भी रोहित ने उन्हें ही बताई थी। रोहित अब 20 साल का हो चुका था और उसकी आदतें और ख़राब हो चुकी थी। कई रातें घर से बाहर रहना, झूठ बोलकर अपने बाबा से पैसे लेना, अलग अलग तरह की बुरी आदतें जैसे उसमें समा चुकी थी। उसकी संगत इतनी ख़राब थी कि मोहल्ले से शिकायत आना शुरू हो गई थी। मगर रोहित के पापा को तो उस पर अंधा भरोसा था। वह कभी भी मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करता था। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। उनका साया सर पर था तो खुद को मैं सुरक्षित समझती थी, मगर अब उनके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल ही अकेली हो चुकी थी। रोहित तो वैसे भी कभी मेरा बना ही नहीं था। भला वह अब मुझे कैसे मोहब्बत करता। बाबा की मौत पर वह भी दुखी था, मगर फिर सब कुछ भूल भाल कर ज़िंदगी के मज़े लूटने लगा। वह तो अब मुझसे और भी बदतमीज़ी करने लगा था। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वह एक लड़की को लेकर घर आ गया। वह लड़की बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। रोहित उसे झटक कर चुप कराने लगा। मैं कभी रोहित को देखती तो कभी इस लड़की को। रोहित उस लड़की को अगवा करके लेकर आया था। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आंटी, मुझे बचा लीजिए, रोहित मुझे मार देगा, यह ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। रोहित मुझसे कहने लगा कि मैं आज और अभी से शादी करने वाला हूँ। ए नौकरानी, जब मेरा कमरा सजा, आज मेरी सुहाग रात है।
मैं किसी तौर पर भी उसकी शादी उस लड़की से नहीं होने देना चाहती थी। वह लड़की डर के मारे मुझसे गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगी। वह मासूम सी लड़की गरीब बाप की बेटी थी। रोहित का उस पर दिल आ गया था और उसे मनाने लगा, मगर वह उसके झांसे में जब ना फंसी तो आज वह ज़बरदस्ती उसे उठाकर घर ले आया था। रोहित इस कदर गिर सकता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं उस लड़की को रोहित से छुपाकर अपने पास ले आई और गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ शादी हरगिज़ नहीं करने दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो और वापस जाकर इसे घर छोड़ कर आओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वह बेशर्मी की हद पार करते हुए मेरे पास आया और चीखते हुए बोला, क्या करेगी तू? तू कर ही क्या सकती है? नौकरानी मुझे धमकी देगी? इतने पर निकल आए इतने पर निकल आए तेरे। चुपचाप लड़की को इधर कर, वरना मैंने रोहन को डांटा और मना किया कि मैं तुम्हारी शादी इससे कभी भी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती की तो मैं पूरे मोहल्ले को तुम्हारी करतूत बताकर तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगी। मगर रोहित तो जैसे आग बुबला हो चुका था। उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसकी अकड़ को ठेस पहुंची थी कि उसकी सौतेली माँ ने उससे जवान दराज की थी। गुस्से से बढ़कर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान चलाए। आखिर तुझे इतनी इजाज़त दी किसने कि तू मेरे सामने खड़ी होकर इस कदर बोल सके? दुनिया तेरी जैसी औरतों से भरी पड़ी है। अगर मैं तेरा ऐसा हाल करूँगा तो लोग याद रखेंगे। मैं तो डर के मारे उसको देखने लगी थी। उससे पहले ही कुछ और कहता रोहित मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं हैरत और बेचैनी से रोहित को देख रही थी। आखिर वह करने वाला क्या था? मेरा हाथ दुख रहा था। मैं कांप चुकी थी। आखिर वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और एक तेज़ थप्पड़ पूरी जान के साथ उसके चेहरे पर दे मारा। वह बिलबिला उठा। मैं उसके चेहरे पर थूक कर बोली कि शर्म कर, मैं माँ का दर्जा रखती हूँ। तुम इतने अंधे हो चुके हो? तुम इंसान हो या जानवर? खुद को इस हद तक मत गिराओ कि नर्क में भी तुम्हें जगह ना मिले। रोहित बहुत हाइपर हो चुका था। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे साथ जो हरकत करनी चाहिए वह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। मैं सौतेली ही सही, मगर उसकी माँ थी और उसके मरे हुए बाप की बीवी थी। मैंने उसे खुद से दूर किया, मगर वह तो मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करना चाहता था। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया और बालों से दबोच कर गालियाँ बकता हुआ मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मैं ऐसे हार मानने वाली नहीं थी। रोहित जैसे दरिंदे लड़के को आज मैं सबक सिखाना चाहती थी। मैंने फ़ौरन साइड टेबल पर मौजूद कांच का गमला उठाया और रोहित के सर पर दे मारा। मैंने उससे रोहित के सर पर कई बार मारा। रोहित गिरकर तड़पने लगा। खून की धारा निकलकर आसपास बहने लगी थी। उसके सर में कांच के टुकड़े घुस चुके थे और वह तड़प रहा था। मैं हाँफती हुई रोहित को देख रही थी और आखिरी बार उसके सर पर दोबारा गमला पटकते हुए बोली, तुम वह नासुर हो जिसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए। तो इंसान नहीं सपोला है जिसे दुनिया जहान की इज्जत और मोहब्बत देकर भी देख लिया। उसके बावजूद वह अपने ही पालने वाले को डसना नहीं छोड़ता। रोहित ज़मीन पर गिरा तड़प रहा था और मदद मांग रहा था, मगर मैं वही ज़मीन पर बैठी रो रही थी। रोहित की अब से लेकर बचपन की सारी यादें और बदतमीज़ी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। मैंने एक नज़र अपने वजूद पर डाली। बिखरे बाल और जगह जगह से फट चुके कपड़े। मुझे घिन आ रही थी रोहित से। वह तड़प कर अब बेहरकत हो चुका था। खून बहकर मुझ तक आया, मगर मैं यूं ही बुद्ध बनी बैठी उसे देखती रही। रोहित मर चुका था। मैं उसे मारना तो नहीं चाहती थी, पर आज उसके अंदर की जानवर ने उसे मार ही दिया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।